Good morning, everyone. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। तो आज हमारी एमसीए आरओसी फाइलिंग की सेकंड क्लास है। जी फर्स्ट क्लास हमने बेसिकली एमसीए पोर्टल का ओवरव्यू किया था। ठीक है, कि एमसीए पोर्टल जो नया लॉन्च हुआ है वर्जन 3, उसमें साइनिंग और साइन अप के जो ऑप्शंस हैं उसको थोड़ा सा देखा था। और लॉगिन्स के थ्रू हमने यहाँ पे जब लॉगिन की थी तो लॉगिन के बाद हमने बेसिकली वो देखा था अपना माई वर्क स्पेस। ठीक है जी हाँ जी। तो किसी ने प्रैक्टिस करी है या कुछ काम करा इसके ऊपर आगे? यार देर आर 10 पार्टिसिपेंट। हाँ ना हेलो। कुछ तो जवाब दो मुझे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने पहले अप्रूव किया था, नेम अप्रूव। थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मुझे इस पोर्टल की। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एमसीए पोर्टल की है। जी ठीक है, आप सबको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जो नए हैं उनको भी क्लास में बताना है, तो वो सब भी मैं इसलिए मैं कवर अप कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ पार्ट ना पता हो तो वो मैं जी शायद सर, क्लियर बहुत कर सारा पाऊँ। नहीं पता है। अच्छा ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने लॉगिन करने के बाद, जब आप लॉगिन क्रिएट करते हो तो लॉगिन क्रिएट करने के बाद जो आपको माई वर्क स्पेस मिलता है, क्योंकि वहीं से आप एमसीए को कोई भी फॉर्म अपलोड करके देते हो, वहीं से सारी फाइलिंग होती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो मैंने आपको ये सारा समझाया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ब्रीफ। ठीक है, जी बेसिकली दिस टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर्ड टुडे, हम एमसीए का मास्टर डेटाबेस देखना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई नई कंपनी आती है, जैसे आप प्रैक्टिस में हो और आपके पास कोई नया काम आया, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, आप उसकी डिटेल जानना चाहते हो कि भाई उसकी डिटेल क्या है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, या उससे रिलेटेड जो डिटेल है, डायरेक्टर कौन है, उसके चार्ज क्रिएट हुए हैं नहीं हुए हैं, मतलब जो भी कुछ देखना चाहते हो बेसिकली कंपनी का मास्टर डेटा, तो वो आप मास्टर डेटा एलएलपी का या कंपनी का कैसे देखोगे, वो इस क्लास में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे डीएससी सर्विसेज में किसी भी डीएससी को एसोसिएट करना। जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का किसी डायरेक्टर को का डिन जनरेट करते हो, ठीक है, तो हम उसके डिजिटल सिग्नेचर्स को एमसीए पोर्टल पे एसोसिएट करते हैं। आप लोगों को पता ही है डीएससी कैसा होता है, आपने सब देखा होगा। इस तरह का टोकन में आप लोग डाउनलोड करते हो अपने डीएससी, दिख रहा है सबको? ये ये एक डिजिटल सिग्नेचर्स टोकन है जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई करते हो कोई भी वेबसाइट से, और वहां पे अभी से सर, आई हैव अ क्वेश्चन। इफ यू क्या कह रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक सेकंड, मेरे को पहले कंप्लीट कर लूं। तो ये एक तरीके का डीएससी है, ठीक है, जिसको आप अप्लाई करते हो किसी सर्टिफाइंग एजेंसी से। सर्टिफाइंग एजेंसी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो सीपी हो सकता है, पेंटा साइन हो सकता है, ई मुद्रा हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफाइड एजेंसी है। जी उस एजेंसी के थ्रू आप अपना डायरेक्टर्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह के साथ एक वीडियो वेरिफिकेशन कराते हो। वो जब अप्रूव कर देती है तो आप इस तरह के टोकन में आप इसे डाउनलोड कर लेते हो। और जब भी किसी फॉर्म को या मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आपको सर्टिफाई करना होता है, कुछ भी डिजिटली सर्टिफाई करना होता है, तो आप इस टोकन को सिस्टम में यानी कि सीपीयू में इंसर्ट करते हो और वहां से डिजिटली साइन करते हैं। ठीक है, अब जी क्वेरी बताइए। मैं कल डीएससी बना रहा था, वी साइन से मेरा लॉगिन है। तो सर उसमें एक बनाया, दूसरा बनाया, उसमें ये मैसेज शो हो रहा था कि डिलीट डिलीट फ्रॉम रूट सॉफ्टवेयर। तो मैंने नो कर दिया उसको। तो वो सर अगर आप उसको यस कर देता तो सर्टिफिकेट डिलीट हो जाता या फिर कुछ और प्रॉब्लम होती? यार देखो, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जो अगर आप वी साइन से बना रहे हो तो वो वी साइन वाले ज्यादा आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, जी सर। ओके तो सर। वो आप वी साइन से कनेक्ट करो कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए या नो करना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। क्लियर है? तो समझ गए डीएससी क्या होता है? तो डीएससी एक सिग्नेचर है जो कि आपको इस टोकन में इंस्टॉल करना होता है और इसके थ्रू आप कोई भी फॉर्म साइन करेंगे। तो डीएससी सर्विस में जब आप किसी नए डायरेक्टर का डीएससी एक्वायर करते हो, ठीक है, तो आप उसके डीएससी को कैसे एसोसिएट करोगे उसके डिन के अगेंस्ट में, ठीक है, वो होता है। या फिर आप प्रोफेशनल हो, अपने सिग्नेचर्स आपको एसोसिएट करने हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो या आप दोबारा से कर रहे हैं। सपोज करो आपने डीएससी बनाया, इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स की है और ये डीएससी एक्सपायर हो गया, तो वापस से आप अगर उसी डीएससी को अपने एक नया डीएससी बनवाओगे 2 साल के बाद, तो अगर आप नया डीएससी लगा के फॉर्म साइन करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको डीएससी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा।
या आपने लॉगिन भी क्रिएट किया है, डीएससी बेस्ड लॉगिन है, तो आपका लॉगिन तभी होगा जब अपना आप डीएससी अपडेट करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये डीएससी को आपको एसोसिएट कैसे करना है उसको हम इस क्लास में सीखेंगे। फिर हम डिन सर्विस से रिलेटेड सीखेंगे कि हम किसी भी डायरेक्टर का अगर डिन है तो उसके स्टेटस क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, फिर वेरीफाई डिन और पैन डिटेल को जानेंगे कि अगर मान लो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमने कंपनी बनानी शुरू करी और हमने लिखा कि भाई इस कंपनी का डायरेक्टर का कोई डिन नहीं है, क्योंकि वो हमारे नॉलेज में नहीं था, हमें डायरेक्टर ने नहीं बताया था कि भाई मैंने कभी अप्लाई किया है। होता है ऐसा, कभी कभी ऐसी भी एक प्रॉब्लम आती है हमारे डे टू डे लाइफ में कि हमारे पास एक नई कंपनी बनने के लिए आई और हम जब अप्लाई कर रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के लिए और हम मिनिस्ट्री को बता रहे हैं कि इस पर्सन का कोई डिन जनरेट नहीं हुआ है, बट जब फॉर्म को प्री स्क्रूटनी कर रहे हैं तो फॉर्म सेज दैट कि इस पर्सन जो अपने पैन नंबर डाला है पर्सन का, उसके अगेंस्ट में या उस नाम के अगेंस्ट में कोई डिन है। ठीक है, ये एरर आपके पास कभी कभी आएगा। तो इसका मतलब दो मतलब हो सकते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि उस पर्सन का डिन है, हो सकता है उसने कभी किसी पर्सन को दिया हो कंपनी अप्लाई करने के लिए आज से 3-4 साल पहले, जहां पे हम पहले डिन अप्लाई करते थे फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी। ठीक है, तो उस पर्सन का डिन तो अप्लाई हो गया लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो उसे उस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि मेरा डिन होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा नाम मैच कर रहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है फॉर्म में मिनिस्ट्री के डेटाबेस से, तो मिनिस्ट्री एक टेंटेटिव चीज बता रहा है, एक एरर बता रहा है कि इस नाम से और इस डेट ऑफ बर्थ से एक डिन है, तो आप वेरीफाई कर लो एक बार उसे। ठीक है, तो आप पहले वेरीफाई करोगे कि वेदर दिस डिन इज एसोसिएटेड विद, जो डिन का एरर आ रहा है उस पर डिन नंबर लिखा होगा, वो डिन के अगेंस्ट में सेम पर्सन का ही डिटेल अपडेटेड है या किसी एक्स पर्सन का है, दूसरे पर्सन का है। ठीक है, फिर थर्ड एक चीज हम सीखेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को व्यू करना। किसी भी कंपनी की अगर आपको फाइनेंशियल देखनी है, ठीक है, कुछ भी देखना है फाइनेंशियल मतलब उसके डॉक्यूमेंट जो उसने फाइल किए हैं, ठीक है, वो किसी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इनके उसके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो उसके चेंजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे या उसकी एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो भी कुछ ने उसने फाइल किया है उसका अगर आप डिटेल देखना चाहते हो जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसको आप कैसे देखोगे, ये सारी चीजें हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आप लोग को आती होंगी, कुछ चीजें हो सकता है आप लोग को नहीं आती होंगी। ठीक है सर एक क्वेरी है, हाँ वो बताइए। डीएससी से रिलेटेड कि जैसे कि एक ऑथराइज सिग्नेटरी या डायरेक्टर है तो उसके दो दो तीन तीन डीएससी बन गए हैं, ठीक है, ठीक है। और दोनों एक्टिव है। ठीक है, सपोज दो बन गए, दोनों एक्टिव है, तो एमसीए पोर्टल पर ऐसा कुछ होता है क्या कि फला डीएससी लग गया तो दूसरा वाला नहीं लग सकता, दूसरा वाले के लिए फिर से अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना। देखो मैं आपको अब अपनी क्लास में लेके चलता हूँ। जैसे कि ई मुद्रा के ही दो दो डीएससी बन गए, ई सेम मुद्रा के पर्सन। डायरेक्ट तो ई मुद्रा के 2 डीएससी नहीं बनेंगे आज की डेट में, क्योंकि डीएससी पैन बेस्ड होता है। ठीक है, जब आप ई मुद्रा से अप्लाई करवाओगे ना तो इट विल से कि इस पैन के अगेंस्ट में ऑलरेडी डीएससी है, अगर आप ई मुद्रा से अप्लाई करा रहे हो तो। एक का है, एक क्या है ना 2 साल पहले बनाया था, 2 वो भी साल दो पहले तो महीने एक्सपायर हो गया वो। नहीं, तो मतलब 2 महीने बच रहे हैं उसमें, सपोज अच्छा 22 महीने पहले बनाया था, ठीक है, और एक नया बनवा लिया अभी। ई मुद्रा से ही ठीक है, हाँ किसी हाँ दूसरी एजेंसी ने बना दिया होगा, ओके बन जाता है। हाँ, ठीक है, मतलब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर दिया ना बस सर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करना है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो देखो जब भी आप किसी नए, मैंने क्या बोला, जब भी आप किसी नए डीएससी को जनरेट करते हो, ठीक है, और उसे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उस जनरेटेड डीएससी से साइन करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपका होता है एमसीए सर्विस में जाके, यहाँ पे जो ये डीएससी है ना एसोसिएट डीएससी, अच्छा। जो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में हम्म, एमसीए सर्विस के अंदर डिन सर्विस में एसोसिएट डीएससी, जी इस ऑप्शंस को आप क्लिक करते हो और यहाँ से अपना रोल सिलेक्ट करते हो कि आप डायरेक्टर का कर रहे हो तो डायरेक्टर अच्छा। को सिलेक्ट करते हो और यहाँ से आप इसकी डिटेल डाल के और फिर अपडेट करते हो अपना नया डीएससी। पुराने डीएससी को से साइन करोगे, नए फॉर्म में अपने नया फॉर्म फाइल किया और नए फॉर्म में अपने नया डीएससी लगा दिया। जी ठीक है, और उस फॉर्म को अपलोड करोगे तो इट विल से कि भैया ये डीएससी जो आप जिसके अगेंस्ट आपने साइन किया वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। पहले आप वाला प्रोसेस फॉलो करो, इस नए डीएससी को हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करो इस डायरेक्टर के डिन के अगेंस्ट में, तभी हम आपको अलाउ करेंगे इस डीएससी से इस फॉर्म को फाइल करने का। मतलब ले दे करके मतलब टोकन वाइज हो गया ना। लो ले दे के टोकन, पिछले इसकी जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो इसके अंदर कोड्स होते हैं। जी ठीक है, हाँ, होते जो हैं। एजेंसी देती है,
तो इसके अंदर जो सिग्नेचर कोड है वो आपके पुराने वाले डीएससी से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल। सिग्नेचर कोड ऑब्वियसली सिस्टम से मैच नहीं करेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये तो यूनिक कोड्स होते हैं, इसके अंदर यूनिक कोड होते हैं। इसके अंदर सर्टिफाइड, अगर आप ई पास को अपने सिस्टम में इंसर्ट करोगे, ई पास से किसी भी टोकन को, एक सेकंड होल्ड करो, जैसे मैंने, मेरा जो टोकन है वो ई पास का है, ठीक है। देखो जैसे ये है, अब इसे मैं लॉग इन करूंगा तो ये बताएगा कि ये किस पर्सन का है, तो ये इस पर्सन का अमरजीत सिंह का, ये इसकी पब्लिक की है। अब ये पब्लिक की आपके पुराने सिग्नेचर से अलग होगी, अच्छा। ठीक है। जैसे मान लो देखो ये पुराना इसका की है, ये पुराना इसका है, ठीक है, डेटा ओके इसके डेटा से बिल्कुल अलग है ना। तो इसके प्राइवेट, इसके पब्लिक की 7470 और इसके पब्लिक की ये ऐसे, तो ये पब्लिक की बेसिकली इसी पब्लिक की से सारा इनकी इंटीग्रेशन होती है। ये डीएससी का काम है, ये एमसीए का काम नहीं है, ये डीएससी वाले बना के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप नया डीएससी बनवाते हो किसी नए डायरेक्टर का, तो आपको इसके साथ एसोसिएट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, हाउ टू व्यू कंपनी एंड एलएलपी मास्टर डेटा एंड इट्स मीनिंग। अब जब हम एमसीए की वेबसाइट पे होते हैं, ठीक है, एमसीए की वेबसाइट पे, तो मेरे पास सबसे ऊपर आता है एमसीए सर्विस, ठीक है। मैंने बोला आपको जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह का मेनू मिलेगा। अगर आप पुराने मेनू के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने बताया था किसी पे भी लिंक पे क्लिक कर देना, आप पुराने मेनू में पहुंच जाओगे। ये बड़ी अच्छी तरह से डिफाइंड है कौन सी चीजें कहाँ पे गिवन है। तो एमसीए सर्विस में जाके आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके आपको ये वाला मेनू मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको यहाँ पे आना है मास्टर डेटा पे, ठीक है। मास्टर डेटा में यहाँ पे ऑप्शन है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको या तो आपको आपका सिन नंबर पता हो, कंपनी का एफआरएन नंबर पता हो, एलएलपी नंबर पता हो या एफएलएलपी नंबर पता हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक चीज पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करोगे। जैसे मान लो ये सिन नंबर है, ठीक है, ये एक सिन नंबर है, मैं इस सिन नंबर की अगेंस्ट की डिटेल जानना चाहता हूँ और यहाँ पे मैंने सिन नंबर डाल के RANSED यानी कि कैप्चा वेरीफाई कराया, ठीक है। सबमिट करोगे तो ये आपका एमसीए का मास्टर डेटा खुल जाएगा। जैसे इस कंपनी का नाम है, क्या नाम है, बिजनेस मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मास्टर डेटा एक तो खोलने का एक जरिया ये है। दूसरा क्या था कि आप एमसी व्यू कंपनी मास्टर डेटा एलएलपी डाटा पर जाओ और यहां पर ये जो ऑप्शन है ना, सर्च ऑप्शन, ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल सर। आ रही। तो यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो भी जिस कंपनी का नाम आप टाइप करना चाहते हो उस कंपनी का नाम आप टाइप कर लो। सपोज करो मैं अपनी कंपनी, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं उसका नाम ही टाइप कर रहा हूँ मेंटर्स। आपको पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना नाम पता है उतना नाम टाइप करो और फिर यहाँ से सर्च करो। जैसे सर्च करोगे ये आपके पास कंपनी का नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा और साथ में इसका सिन नंबर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बिजनेस इस नाम पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो इस जैसे क्लिक करोगे इसका सिन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैप्चा जो आपके पास आया हुआ है इसे वेरीफाई कराना है, ठीक है। अब ये आपका मास्टर डेटा आपको ओपन हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीके समझ गए। आपको डायरेक्टली सिन नंबर पता है, सिन नंबर पेस्ट कर दो, अदरवाइज कंपनी के नेम से सर्च करके आप कंपनी के नेम पे क्लिक करो, उसके बाद कैप्चा डाल के वेरीफाई कराओ, आपका मास्टर डेटा खुल जाएगा, ठीक है। अब ये कंपनी का यहाँ पे लिखा है कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। ये कभी कभी आपसे बैंक भी मांग लेगी कि भाई अभी करंट में जो कंपनी का मास्टर डेटा उसकी व्यू प्रिंट निकाल के दे दो, ठीक है। तो ये मास्टर डेटा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सिन। सिन का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये आपका सिन नंबर है। इस सिन नंबर में अगर आप डिटेल थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हो कि सिन नंबर में होता क्या है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीएल। डीएल क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2015 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये क्या एक बताता है
ये नंबर है सर, नंबर सीरियल है, नंबर। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी ठीक है, ये क्या है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अगर आप देखोगे यही नंबर आपको यहाँ भी डिफाइन होगा, जी देख सर। रहे हो 28381 और ये भी क्या है 28381। जी ये सिन नंबर सर पीटीसी रिप्रेजेंट Can you फॉर please प्राइवेट repeat? लिमिटेड। पीटीसी आपको सारी कंपनी में मिलेगा, पब्लिक पीटीसी जो है ना ये आपको सारी कंपनी में मिलेगा। जी सर। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, सर एक बार लिमिटेड कंपनी रिपीट में करेंगे? पीटीसी। हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर देंगे कि नंबर कैसे आपने डिफाइन किया था? देखो जो ये सिन नंबर है, इस सिन नंबर में ये तो स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट सिन नंबर को भी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बताता है कि वो किस ईयर में इनकॉर्पोरेटेड है, किस ईयर में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना अभी। हाँ जी सर। और ये बताता है लास्ट के डिजिट्स, इसके बाद ये बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेंगे कहीं किसी किसी फॉर्म में लिखा होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, तो सिन नंबर अलग है, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। तो सिन नंबर में ही जो लास्ट के डिजिट होते हैं यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। देखो यहाँ भी लिखा है ना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सिन नंबर हो गया कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर कंपनी का नाम, फिर ये बताता है कि आपके आरओसी कौन है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है, आपने किस रजिस्ट्रार के अंदर में अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया है। जैसे मैं दिल्ली में रजिस्टर करा रही है कंपनी, अगर दिल्ली में रजिस्टर है तो मेरा आरओसी दिल्ली होगा। अगर मैं हरियाणा में होऊंगा तो मेरा आरओसी दिल्ली एंड हरियाणा एक ही है। ठीक है, तो हरियाणा होगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में मैं कंपनी रजिस्टर कराऊंगा तो यूपी होगा। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आरओसी है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, तो आपको ये बताएगा कि आपका जो कंपनी है वो किस आरओसी में रजिस्टर्ड है। फिर मैंने बताया ये बताएगा आपका कि आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये बताएगा कि कंपनी की कैटेगरी क्या है। कंपनी की कैटेगरी अलग अलग होती है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर होता है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होता है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर हो गया, कंपनी बाई लिमिटेड बाई गारंटी हो गया। अलग अलग टाइप की कंपनी होगी, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो आपके यहाँ पे कंपनी की अलग अलग कैटेगरी बताएगा। जैसे मैं 2-3 कंपनी खोल लेता हूँ अगर आपको समझाने के लिए ज्यादा बेटर से। ठीक है, हम एमसीए सर्विस में गए, देखो यहाँ मेन्यू नहीं खुल रहा, कभी कभी होगा आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ये प्रॉब्लम आए तो दूसरा ब्राउजर खोल लेते हैं, मोजिला। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो एक कंपनी सर्च करी, एक लिमिटेड कंपनी सर्च करते हैं, लिमिटेड कंपनी कोई भी लिख देते हैं। मैंने बोला अंसल बिल्डवेल। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे डाला। अब यहाँ पे अंसल बिल्डवेल से रिलेटेड, यानी कि शुरू में जो अंसल बिल्डवेल जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, आ रहे ना, देखो। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि पीटीसी का फुल फॉर्म, पीटीसी रिप्रेजेंट क्या करता है। देखो यहाँ पीटीसी आ रहा है ना, पीटीसी जनरली रिप्रेजेंटिंग द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पीटीसी रिप्रेजेंट फॉर प्राइवेट कंपनी और पीएलसी रिप्रेजेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सबको स्क्रीन। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, ये नंबर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें अंसल बिल्डवेल लिमिटेड को ओपन करें और इसकी डिटेल हम देखते हैं मास्टर डेटा पे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी, यार हाँ ना Yes, बोलते रहो बीच में, मुझे लगता है कि यस सर, यस सर। यस सर। वीडियो अब मेरी नहीं आई थी फिर भी आप लोगों ने बोला नहीं। चलो, तो अब यहाँ पे देखो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एल, यहाँ पे आ गया डीएल मिस कंपनी आरओसी दिल्ली की है। फिर ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1953, पीएलसी रिप्रेजेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन क्या आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। ठीक है, कंपनी की जो कैटेगरी है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, और कंपनी का जो क्लास है वो क्या है, पब्लिक है। उसी तरह से अगर हम प्राइवेट में भी देखें तो यहाँ भी क्या है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है,
नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी का क्लास क्या है, यहाँ पे प्राइवेट है। तो ये बता रहा है ये प्राइवेट कंपनी है और ये बता रहा है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फिर आती है बात ऑथराइज शेयर कैपिटल की, ठीक है, कि इसकी जो कंपनी की करंट ऑथराइज शेयर कैपिटल है, क्या है, करंट ऑथराइज शेयर कैपिटल, वो कितनी है इस कंपनी की, तो इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 250 करोड़ रुपए के आसपास, सॉरी 25 करोड़, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ के की इसकी ऑथराइज कैपिटल है। और ये कितनी है इसकी पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस तो पता है ना आप लोगों को? नहीं सर। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि मैक्सिमम कंपनी की लिमिट होती है कि उतने रुपए का वो शेयर सब्सक्राइब कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे आप कंपनी जब फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट करते हो, सपोज करो, तो आपने किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए रख दिया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब हो सकता है जी, ठीक है। 1 लाख रुपए का मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू कर सकती है कंपनी, या उसके शेयर होल्डर मैक्सिमम 1 लाख रुपए के तक के शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड पावर है। और पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी ने इतने शेयर इशू किए और इतने की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इतने के ऑथराइज शेयर कैपिटल इशू किए हैं, लेकिन इसका करंट पेड अप कैपिटल क्या है, तो ये है सर। पेड अप कैपिटल जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में जितने से स्टार्ट करते हैं उसको भी बोल सकते हैं क्या सर? पेड अप कैपिटल वही बताया ना मैंने। पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया कि जब हमने सपोज करो 1 लाख से कंपनी स्टार्ट करी, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने 1 लाख से कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन उसके सारे शेयर्स अभी इशू नहीं किए, ठीक है। अभी आपके पास 2 डायरेक्टर थे, दोनों डायरेक्टर्स को आपने बोला कि ठीक है जी हम अभी 50,000 रुपए के ही शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, शेयर 50,000 रुपए के सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपने जितने रुपए के शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उतने रुपए ही डिपॉजिट करोगे बैंक में, क्लियर है? यस सर। तो जितने रुपए हमने सब्सक्राइब किया उतने पार्ट आपको डिपॉजिट करना, वही बन जाता है हमारा पेड अप कैपिटल, यस सर। ठीक है। तो ऑथराइज और पेड अप यानी कि 50,000 रुपीज का पेड अप कैपिटल अभी और आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप सॉरी शेयर कैपिटल अवेलेबल है, जिसको चाहो तो आप जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है वो ले सकते हैं, या फिर आपके नए शेयर, आपके पास नया कोई पर्सन आ रहा है जो शेयर होल्डर बनना चाहता है, उसको आप दे सकते हो, ठीक है। तो शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में अंतर समझ में आ गया? यस सर। फिर आप बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के में कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, अभी लास्ट कुछ दिन पहले किसी का क्वेश्चन आया था कि सर कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या, तो एज पर द करंट कंपनीज एक्ट मिनिमम शेयर कैपिटल इज 0। हम चाहे तो अपनी बिना कैपिटल के शेयर कैपिटल के भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्लियर। ये जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो ये डेट बताता है। फिर कंपनी का करंट रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का करंट रजिस्टर्ड एड्रेस वो ये है A3 3rd फ्लोर रजौड़ी गार्डन। उस तरह इस वाले केस में कंपनी का जो करंट रजिस्टर्ड एड्रेस है वो ये है, ठीक है। फिर ये है एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल और एनी ऑफ द बुक अकाउंट्स एंड पेपर आर मेंटेन। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है कंपनी वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखती। रजिस्टर जो बेसिकली लॉ ये कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि आपको ने जो कंपनी बनाई है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका घर भी हो सकता है, आपने जहां पे आपका वर्किंग है उसको भी चाहो तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना सकते हो, लेकिन जो भी आपका रजिस्टर होगा उसमें कुछ सर्टेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको केप्ट करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपकी मीटिंग से रिलेटेड होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके एजीएम से रिलेटेड होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स फोरम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, शेयर से रिलेटेड। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो अगर आप रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे अपने डॉक्यूमेंट नहीं रख रहे हो, किसी अदर जगह रख रहे हो, तो आपको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट जो मेरे जो रजिस्टर्ड एड्रेस पे रखने थे वो मैं अब इन एड्रेस पे रखूंगा, ठीक है, मैं इन एड्रेस पे भी रखता हूं, ठीक है, या रखूंगा। तो आपको ये एड्रेस इन्फॉर्म करना होता है, समझ गए। कभी कभी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं 2 डायरेक्टर हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस को लेके, लेकिन हम दोनों रहने वाले बाहर के हैं, ठीक है, यानी कि मैं किसी और एड्रेस पे रहता हूं, मेरा ऑफिस कहीं और है,
ठीक है, या फिर दिल्ली में सपोज करो मेरा ऑफिस लोकेशन है A3 रजौड़ी गार्डन, लेकिन मैं रहता हूँ कहीं और, वो मेरा परमानेंट रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो मेरा परमानेंट एड्रेस है, रजिस्टर ऑफ मेरा परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है, तो मैं अपने परमानेंट रजिस्टर एड्रेस को भी अपना रजिस्टर एड्रेस बना सकता हूँ, क्योंकि रजिस्टर एड्रेस बार बार चेंज जनरली नहीं होता है। ठीक है, और मैं अपना वर्किंग ऑफिस किसी भी जगह रख सकता हूँ इंडिया में, अपनी वर्किंग ऑफिस को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो रजिस्टर एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस या रजिस्टर एड्रेस या वर्किंग एड्रेस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कंपनी का क्या है बता रहा है आपको, रजिस्टर्ड एड्रेस। ठीक है, जिसपे कंपनी रजिस्टर्ड है। क्लियर है, ये कंपनी की मेल आईडी। ठीक है, अब ये बता रहा है वेदर लिस्टेड और नॉट, यहाँ पे क्या रही है अनलिस्टेड, और पब्लिक लिमिटेड में क्या रही है लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, हाँ जी, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सर किसी पोर्टल पे लिस्टेड या एमसीए पोर्टल पे लिस्टेड है कंपनी, ये मतलब है सर इसका क्या? सीमा, यार इतने सारे कंपनी सर एक्सचेंज पे लिस्टेड, हाँ कंपनी के शेयर सर एक्सचेंज पे लिस्टेड है या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज में लिस्टेड कौन होगा, हमेशा आपकी लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखो लिमिटेड भी कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड है और एक पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को कहाँ लिस्ट कराती है ट्रेडिंग के लिए, एक्सचेंज में। ठीक है, एक्सचेंजेस पे। एक्सचेंजेस पे। तो अगर आपकी कंपनी के शेयर एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं तो ये आपको बताएगा कि आप एक लिस्टेड कंपनी हो या आप एक नॉन लिस्टेड कंपनी हो। ठीक है, ये कंपनी क्या है, ये एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और ये क्या कंपनी क्या है, दूसरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। हर लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, हर लिमिटेड कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है। कि कोई भी एक एग्जांपल बताओ मेरे को जरा, किसी भी कंपनी का नाम जिसकी अगर हम चेक करना चाहें कि इसके शेयर वेदर लिस्टेड है या नहीं है, कोई भी कंपनी का नाम ले लो। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके शेयर लिस्टेड हैं नहीं है कंपनी के, तो कैसे देखेंगे। सपोज करो मैं एक कंपनी ले रहा हूं, लिमिटेड कंपनी है, देखते हैं। ये है संप्रास फूड, ये इन्होंने ये है ना संप्रास फूड्स लिमिटेड, ये एक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो इसको हमने क्लिक किया और इसका मास्टर डेटाबेस देखते हैं कि वेदर इट्स शेयर्स इज लिस्टेड और नॉट। तो एक्टिव देखो, अब ये क्या है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्लास लिमिटेड कंपनी का और पब्लिक लिमिटेड, लेकिन ये इसकी जो शेयर्स हैं अभी वो कहाँ है, अनलिस्टेड कैटेगरी में है। ठीक है, तो हर एक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी शेयर्स को लिस्ट करा रखी है। आपकी अगर शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे तब आपका यहाँ पे स्टेटस आएगा लिस्टेड। ठीक है, क्लियर है। अब एक और समझ लो, तो ये दूसरे से मिलता नहीं है। ये ब्राउज़र खोलो मैं, यहाँ हमने खोला था एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, इसका नाम था अंसल बिल्डवेल। ठीक है, अब हमारे पास तीन कंपनी है, एक कंपनी है जो कि लिस्टेड के कैटेगरी में है। ठीक है, दूसरी कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड है बट अनलिस्टेड है, और तीसरी क्या है हमारे पास, एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो यहां तक आपको सब स्टेटस सबके समझ में आ गए। अब लास्ट स्टेटस है, यहाँ पे एक स्टेटस है एक्टिव कंप्लायंस का, वेदर दिस कंपनी इज एक्टिव और नॉट, या उसने अपने जो कंप्लाइंट है वो एक्टिवली कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस देखो, यहाँ पे एक इस कंपनी का स्टेटस आ रहा है एक्टिव कंप्लाइंट। ठीक है, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेटस आ रहा है एक्टिव कंप्लाइंट। जो दूसरी कंपनी है हमारी लिमिटेड कंपनी,
इसका भी स्टेटस क्या रहा है, ये बिल्कुल एक्टिवली कंप्लाइंट कंपनी है, ठीक है। और तीसरे का स्टेटस जो आ रहा है हमारे पास, ये देखो एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। ये कंपनी एक्टिव तो है बट इसने नॉन कंप्लाइंट में है, इसने अपने जो भी कंप्लाइंसेज होते हैं वो पूरे नहीं किए हैं, ठीक है। अब एक और इसका स्टेटस देखो, सस्पेंडेड एट स्टॉक एक्सचेंज, ये तो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड है, ठीक है। वेदर एक्टिव कंप्लाइंट, उसके बाद है सस्पेंडेड है स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने लिस्टिंग करा रखी है, जैसे इस कंपनी ने अपनी लिस्टिंग करा रखी है लेकिन अभी इसकी शेयर्स बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पे एक्टिव है, वहां से इसको सस्पेंड नहीं किया गया, अगर होगा तो यहाँ बताया गया कि सस्पेंडेड एट स्टॉक एक्सचेंज। तीसरी चीज, जब आपकी कंपनी नॉन कंप्लाइंट होती है, एक्टिव होती है, नॉन एक्टिव है बट नॉन कंप्लाइंट है, तो यहाँ पे ये आपके पास रीजन भी आएगा। कंपनी प्रेजेंट फाइलिंग स्टेटस डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स एसेसरी रिटर्न फॉर द लास्ट 2 ईयर, दैट इज 16-17 एंड 17-18। इसने अपने लास्ट 2 ईयर्स के बैलेंस शीट फाइल नहीं किए हैं, अपनी AOC4 MGT7 फाइल नहीं किया है, इसलिए इस कंपनी को किस में डाल दिया गया, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस में। तो अगर आपको ये दिखता है, कोई भी नई कंपनी आपके पास काम के लिए आती है और आपको दिखता है कि ये एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है, दैट मींस इसने अपने लास्ट 2 ईयर के बैलेंस शीट AOC4 MGT7 फाइल नहीं किए हैं और मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस क्या डाल दिया है, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। कंपनी एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आती है डेट AGM। अब इसकी जो AGM लास्ट जो AGM कंडक्ट हुई है, डेट ऑफ AGM है, इसकी जो लास्ट डेट ऑफ AGM है वो है 30 सितंबर 2015 और जो लास्ट बैलेंस शीट फाइल हुई है कंपनी की वो 31/3/2015 की फाइल हुई है, ठीक है। उसी तरीके से अगर दूसरी कंपनी का देखें, बिजनेस मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड का, तो इसका जो लास्ट डेट ऑफ AGM है वो 30/11/2021 था, ठीक है। इस डेट को इसने अपना AGM कंडक्ट किया था, लास्ट AGM, और इसमें फाइल है वो 31/1/2021 तक फाइल है। तो अगर आपको ये वाला मिलता है ना डेट, ये तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसने जो अपनी है उस ईयर की AOC4 फाइल कर रखी है, AOC4 से ये डेट आती है, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेटस यहाँ पे लास्ट जो दिख रहा है, लेट मी समझो कि इस ईयर तक का AOC4 फॉर्म फाइल है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का AOC4 फॉर्म फाइल है। ये जो स्टेटस अपडेट होता है, ये अपडेट होता है आपके AOC4 फॉर्म फाइल करने के बाद, ठीक है। उसी तरह इसका ये था, और तीसरे का आपका यहाँ पे इसका भी है AGM डेट 30 सितंबर 2021 और 31/3/2021 तक इसके AGM की बैलेंस शीट फाइल कर रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्टेटस क्या रहा है, कंपनी स्टेटस फॉर E-फाइलिंग, क्या वो कंपनी अभी E-फाइलिंग कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है बिल्कुल जी, इस कंपनी का वो को अलाउड है, अपने E-फाइलिंग कर सकती है। वैसे इस केस में भी वो अपने E-फाइलिंग कर सकती है। अगर आप तीसरा केस देखोगे जिसके कंप्लाइंट नॉन एक्टिव है यानी कि इनएक्टिव है, उसकी भी स्टेटस उसकी फाइलिंग के लिए अवेलेबल है, यानी कि ये कंपनी अपने पुराने रिकॉर्ड्स अभी अपडेट कर सकती है विद ड्यू पेनल्टीज। तो ये आपको स्टेटस सबके समझ में आ गया, कंपनी मास्टर डेटाबेस को रीड कैसे करना है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जो लास्ट कंपनी स्टेटस है वो किस सिचुएशन में इनएक्टिव होता है। क्या बोल रहे हो। सर मैं पूछ रही हूँ जो कंपनी स्टेटस है फॉर E-फाइलिंग वो किस सिचुएशन में इनएक्टिव होता है। पहली सिचुएशन ये आती है कि जब आपने कंपनी को क्लोजर के लिए डाल दिया, ठीक है, कंपनी को क्लोजर के लिए डाल दिया और मिनिस्ट्री ने उसको क्लोजर अप्रूव कर दी, तो पहले तो उन्होंने उनका स्टेटस इनएक्टिव हो गया। दूसरा है कि मिनिस्ट्री को अपने लास्ट 3 साल से बैलेंस शीट फाइल ही नहीं कर रही, जैसे अभी इसका स्टेटस जो है, ठीक है, अभी जैसे इस कंपनी का स्टेटस, इस वाली कंपनी का देखो, ये कंपनी इनएक्टिव है, ठीक है। इसकी लास्ट बैलेंस शीट है वो 2015 तक की फाइल है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 15-16, 17, 18, 19, 20, 20-21, इसने 6 साल से कोई कंपनी का अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, फिर भी इसका स्टेटस अभी क्या आ रहा है, एक्टिव है। तो ये डिपेंड करता है, ये बेसिकली E-फाइलिंग के लिए नॉन एक्टिव कब होगा, या तो मिनिस्ट्री ने उस कंपनी को क्लोज कर दिया। 2 तरह से कंपनी क्लोज होती है,
एक तो होती है कि मिनिस्ट्री ने उस कंपनी की 3 साल की बैलेंस शीट लगातार नहीं आई और मिनिस्ट्री ने उसको इनएक्टिव करके इसको क्लोजर के लिए प्रोसेस कर दिया, स्ट्राइक ऑफ के लिए। ठीक है, दूसरा चीज होता है कि आपने खुद अप्लाई किया मिनिस्ट्री में क्लोजर के लिए, ठीक है, और फिर मिनिस्ट्री ने उसको आपको क्लोजर अप्रूव कर दी आपकी, और उसके बाद आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे हम कुछ कंपनियां देखते हैं जो कि क्लोज हो चुकी है, ठीक है, उन पे उनका स्टेटस देखते हैं एक बार। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे शॉप टुडे, कंपनी बनवाई थी हमने, बहुत पुरानी कंपनी थी, ये देखो शॉप टुडे प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो 2016 में रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है। अब इसका स्टेटस देखो, कंपनी स्टेटस फॉर ई फाइलिंग, अब क्या आ गया, अंडर प्रोसेस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ। ये कंपनी अब स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए जा चुकी है, ठीक है। इसकी लास्ट जो बैलेंस शीट फाइल हुई थी वो 17 तक की फाइल हुई थी, उसके बाद इस कंपनी को स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए भेज दिया गया, यानी कि अब इसका स्टेटस क्या हो गया, ई फाइलिंग के लिए नॉट अवेलेबल, ये अब कंपनी ई फाइल नहीं कर सकती है। स्ट्राइकिंग ऑफ क्या होता है सर? स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब होता है आप अपनी कंपनी को क्लोज करा रहे हो, अच्छा, ठीक है, ठीक है। कंपनी को क्लोज करा रहे हो, Close ठीक करा है, रहे हो। इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। इसके लिए फॉर्म फाइल करते हैं SKT 4, जो कि हमारे आगे सिलेबस में है, इसे भी सीखेंगे कि कंपनी को आपको क्लोज कैसे कराना है। जी जी। अगर कंपनी आपकी बनवाई और मान लो फाइल नहीं कर रहा, 1 साल तक 2 साल तक फाइल नहीं किया, तो 3 साल के बाद उसका डिन क्या होगा, डीएक्टिव हो जाएगा। पहली चीज तो उसका डिन डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, फाइनली, और वो अगले 5 साल के लिए डायरेक्टर, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको कंपनी प्रॉपर्ली क्लोज करानी है, ठीक है। अच्छा, तो इन स्टेटस में अभी किसी को क्वेरी है? यार इसमें जो कंपनी का जो CIN होता है उसमें स्टार्टिंग के लेटर्स क्या बताते हैं? ये अलग अलग चीजें हैं, ये देखो जैसे यू है, ये बताया था मैंने, ये यू है, ये एक अलग, ये इनकी खुद की है, ये बताता है स्टेट, ये बताता है ईयर, ये बताता है पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, जी जी ये बताता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, ठीक है। ठीक है। सर एक मिनट सर हाँ जी बोलो। सर ऑथराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल बोल रहे थे, अब जीरो करके भी कर सकते हैं क्या? वो बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट आज की डेट में नहीं है कंपनीज एक्ट में, मैं आपको सेक्शंस वाइज बताऊंगा, ठीक है, आगे, ठीक है। अच्छा, कि आप तो उसको कैसे करें। मतलब जीरो कैपिटल से भी कर सकते हैं? हाँ, जीरो कैपिटल से भी Start. आज की डेट में कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। अच्छा, ये जो कैपिटल है ये बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ता है? हाँ, अगर आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल 50, सपोज करो इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख है, ठीक है, आपने हाँ। कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 5 लाख रखा, क्योंकि जितना ऑथराइज शेयर कैपिटल रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। जितना आप ऑथराइज शेयर कैपिटल रखते हो उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री की फीस यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जाती है, और जो भी फॉर्म फाइल करोगे आगे भी उसकी फीस भी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी, ठीक है। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने 5 लाख रखा, उसने बोला भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 5 लाख बना दो, लेकिन मैं अभी सब्सक्राइब जो करूंगा शेयर, वो हमारे पास दोनों डायरेक्टर्स की के पास 50,000 रुपए है मैक्सिमम मिला के, तो आपने अच्छा पेड अप कैपिटल कितना बनाया, 50,000, तो 50,000 रुपए आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने। अच्छा सर, इसका फायदा क्या है? मतलब ज्यादा डिपॉजिट करेंगे कम करेंगे तो फायदा क्या है? देखो डिपॉजिट एक तो पहले डिपॉजिट ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, जितना आपको आया है आपके पास, यानी कि जितने का आपने शेयर सब्सक्राइब किया है उतना ही डिपॉजिट करना है। अगर आपने कंपनी, क्योंकि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी बाद में ज्यादा इसलिए बढ़ाती है कि अगर मान लो कोई नया शेयर होल्डर आया आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि भाई मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे क्या दोगे, मेरे पास क्या राइट्स होगा, तो आप बोलोगे ठीक है जी मेरी कंपनी का शेयर ले लो आप, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा बैकलॉग कंपनी रखती है अपने पास कि आप किसी को शेयर बाद में इशू कर सकते हो। अदरवाइज सपोज करो आपने 1 लाख के कैपिटल से कंपनी बनाई ऑथराइज शेयर कैपिटल से, और आपने जितने भी शुरू के मेंबर्स थे उन्होंने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, अब आपको एक नया बंदा मिलता है, वो कहता है कि भाई मैं भी आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, मैं भी आपकी कंपनी का ऑनर मतलब शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे शेयर होल्डर दो। उस केस में क्या करोगे आप वापस से अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल पहले इंक्रीज करोगे, मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन लगाओगे इंक्रीज करने के लिए। जब वो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तभी आप उसको शेयर अलॉट कर सकते हो,
अदरवाइज आपको अपने शेयर्स देने पड़ेंगे। सर ये जो हेलो हाँ जी बोलो। सर, ये जो शेयर ये हम ऑथराइज कैपिटल दिखा रहे हैं, इसको क्या बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा या कैश भी इंट्रोड्यूस कर ऑथराइज सकते कैपिटल को नहीं, पेड अप कैपिटल को, कैश में नहीं, बैंक अकाउंट्स में। हैं? नहीं, पेड अप कैपिटल तो नहीं, ऑथराइज कैपिटल अगर हम दिखा रहे हैं तो ऑथराइज उसको कैपिटल सपोज करो आपने 10 लाख भी बना ली और पेड अप कैपिटल अपना आपने 50,000 रखा है, तो आपको 50,000 रुपए डिपॉजिट करना है अकाउंट में। ठीक है। और सर ऑथराइज कैपिटल अगर मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए लिया तो उसको कैश में भी तो बुक्स में दिखा सकता हूँ ना कैश? नहीं, क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। आप जैसी कंपनी बनाओगे विद इन 6 मंथ आपको एक कंप्लायंस करना होता है 180 डेज के अंदर में, INC 20A का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ओके। कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपना बिजनेस कमेंस करिए। और कमेंसमेंट का पहला रूल है कि कंपनी ने जितने रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल इशू किया है, हाँ। ठीक है, उतना रुपये उसके बैंक अकाउंट्स में रिसीव होना चाहिए। तो आपको उसमें एज ए प्रूफ बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट लगाने होते हैं। ओके, क्लियर है? मतलब कैश का कुछ भी पोर्शन नहीं दिखा सकते, 20,000 40,000? नहीं, आप प्रूफ नहीं कैसे करोगे कि आपने रिसीव कर लिए? नहीं, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू नहीं कर सकते। शेयर कैपिटल ऑलवेज रिसीव इन थ्रू बैंक्स। ओके। काइंड सर में मेरे भी नहीं हो को- सकता, काइंड सर में भी सर नहीं मेरे हो सकता। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये कि जो आप कह रहे हैं पैसे पहले बैंक में आएंगे सर, वो पैसे बाद में फिर विड्रॉ हो सकते हैं, विड्रॉ हो? आपका क्वेश्चन है कि जो शेयर कैपिटल हम बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं उसे हम हाँ जी। विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी कंपनी के खर्चे के लिए। अच्छा, वो विड्रॉ हो जाएगा जैसे वो जमा एक करें तरीके विड्रॉ तो हो जाएगा, विड्रॉ जी। तो आप कर लो, लेकिन वो Yes, sir. कंपनी की बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। वो एज ए कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है ना, आपकी कंपनी हाँ की जी, sir. लाइबिलिटी है वो। यस सर। यू कैन विड्रॉ द कैश फॉर द एक्सपेंसेस, कोई इशू नहीं है। और ओके सर। एक्सपेंसेज ऑफ कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कैपिटल विड्रॉ कर दिया और कैपिटल निकाल ली, वो नहीं सर करना। ऐसा सर वही पूछ रहा था, वो नहीं सकते ना। नहीं, कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल डाल के आप ठीक। डायरेक्टर्स को वापस नहीं कर सकते, आप कंपनी को खर्च कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल को डायरेक्टर्स को ट्रांसफर कर दोगे तो डायरेक्टर्स के ऊपर लोन चढ़ जाएगा। ओके, तो वो लोन तो अलाउड नहीं मेरे ख्याल सर ना। नहीं, डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हो, कंपनी दे सकती दे है अपने सकते शेयर्स के अकॉर्डिंग। ले नहीं सकते लोन डायरेक्टर डायरेक्टर से भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। ओके। डायरेक्टर और शेयर होल्डर से ले सकते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे लोन्स जब DPT 3 के फॉर्म फाइल करेंगे डिपॉजिट से, सर, ठीक है। एक दैट इज question था। कम इन द डिपॉजिट। सर ये जो सर एक INC क्वेश्चन था 20 हेलो हाँ बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल पे अपना स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट, अथराइज शेयर कैपिटल पे ही स्टैम्प ड्यूटी डिपेंडेंट है। जब फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट करोगे तो भी आपकी अथराइज शेयर कैपिटल पे स्टैम्प ड्यूटी आएगी। जब उसके बाद जो भी फॉर्म फाइल करोगे वो भी अथराइज शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग ही जाएगा। और तो जैसे अगर आपने वो जैसे मैं सर, एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी अथराइज शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए है तो आपकी AOC 4 फॉर्म जो फाइल करोगे तो 300 रुपए की फीस आती है। लेकिन अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रखा है तो इसका अगर मैं फॉर्म फाइल करूंगा तो इसकी जो फीस आएगी वो 500 रुपीज की निकल के आएगी। और सर ये जो INC 20A है, इसको क्या ये LLP और OPC पर भी एप्लीकेबल है? OPC पे तो है, OPC पे LLP फाइल करना, LLP पर नहीं है? LLP पे नहीं। ठीक है, अभी LLP में काफी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो LLP में भी अब आगे बढ़ेंगे। तो इस ये पहले पता, यहाँ तक कोई पॉइंट में क्लियर नहीं है ना? अब तो सारे क्लियर है। यहाँ तो डन है सर। ये कैसे देखना है समझ में आ गया कि देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी जी, आपके जी, पास जी। कोई नई कंपनी आएगी ना, या किसी भी कंपनी का कोई डेटाबेस देखना चाहते हो, ये आपको मास्टर डेटा से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कंपनी का। हाँ। पहले तो आपके पास कोई कंपनी आई फाइलिंग करने के लिए तो आप उसका मास्टर डेटाबेस चेक कर लोगे कि इसकी क्या कहानी है, ठीक है, कौन इसमें। अब इसके नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये जो पार्ट है इसका मतलब है कंपनी के चार्जेस, ठीक है, कंपनी के चार्जेस। कंपनी का चार्जेस का मतलब होता है कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो लैंड हो सकती है, चाहे वो स्टॉक हो सकता है, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई बुक डेप्ट हो सकता है, कुछ भी डेटर हो सकता है, ठीक है, कोई देनदारी, ठीक है, इनके अगेंस्ट अगर कोई लोन ले रखा है तो उसका एक चार्ज क्रिएट करना होता है।
आपकी जब आप कंप्लाइंसेस करोगे आगे जाके अगर कंपनीज के, तो आपकी कंपनी अगर सपोज करो बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन जो लिया है वो स्टॉक और मशीनरी के अगेंस्ट लिया है, तो आपका बैंक आपको बोल सकता है, उनका बैंक कंपनी को बोल सकता है कि भाई इस पे चार्ज क्रिएट करवाओ, मेरे को चार्ज क्रिएट करके उसका स्टेटस भेजो कि आपकी कंपनी ने मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे इसका चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये देखो, ये जैसे ये देखो इस कंपनी का ये इतने सारे चार्ज क्रिएटेड है, इसका चार्ज स्टेटस बता रहा है, चार्ज अमाउंट इतना था, जैसे ये बता रहा है मोबाइल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेस्ड, ठीक है, ये इतने करोड़ रुपए का है, ठीक है, डेट ऑफ चार्ज क्रिएशन और इसका स्टेटस क्लोज है। तो इस तरह से ये इसके सारे चार्ज हैं। ये देखो ये जैसे चार्ज अभी भी ओपन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन एनी इंटरेस्ट देयर इन बुक डेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेस्ड, इतने अमाउंट का है, इस डेट को क्रिएट हुआ था और इसका स्टेटस क्या है, ओपन है। तो बेसिकली ये सारे अलग अलग चार्ज हैं, मोटर व्हीकल पे है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, बुक डेप्ट पे है, जो कंपनी के क्रिएटेड है और इसकी स्टेटस इसको बताता है कि किस डेट को क्रिएट हुए थे, कितने अमाउंट का क्रिएट हुआ था, मॉडिफिकेशन इस चार्ज में कोई हुई है तो मॉडिफिकेशन, और साथ साथ में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कि आपको जिस कंपनी में चार्ज होगा उसी का दिखाएगा। जैसे ये बिजनेस वेंचर्स में है, चार्ज नहीं है तो इसका कोई चार्ज आपको दिखा रहा है, नो चार्ज एग्जिस्ट फॉर कंपनी और एलएलपी। इसका है तो आपको दिखाएगा कि हाँ जी इसके चार्ज हैं और ये सारे चार्ज है। क्लियर है? हाँ, ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर है चार्ज वाला? Yes. ठीक है, चलो अब नीचे आते हैं, ये पार्ट आता है डायरेक्टर और सिग्नेटरी डिटेल। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी के ये सारे डायरेक्टर्स हैं और ऑथराइज सिग्नेटरी है। डायरेक्टर्स के तो डिन नंबर होते हैं और ऑथराइज सिग्नेटरी के क्या होते हैं, पैन नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है डायरेक्टर का पैन नंबर। पैन नंबर। ठीक है, तो ये सारे पर्सन जो है इस कंपनी में क्या है, डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके ऑथराइज सिग्नेटरी या शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। आपको पता ना लिमिटेड कंपनीज के लिए मिनिमम शेयर 7 मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 7 मेंबर्स। ठीक है, 3 डायरेक्टर्स या फिर साथ में 7 मेंबर्स। ठीक है, तो इसके ये सारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के और साथ में सिग्नेटरी। अब अगर आप इसमें सर ऑथराइज सिग्नेटरीज क्या कौन होते हैं सर? ऑथराइज सिग्नेटरी कुड बी एनीवन, ठीक है, जो कंपनी ने ऑथराइज्ड किए हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए अगर किसी को अपॉइंट किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। एमसीए के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसपे कंपनी ने अपॉइंट किया कि एक्स पर्सन है जो इस काम से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, उसके लिए ऑथराइज्ड है हमें उसका पे सिग्नेचर करने के लिए। वैसे जीएसटी में होता है, वैसे ही इनकम टैक्स में होता है। तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कुड बी एनीवन जो ऑथराइज्ड है आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। सर एमसीए पोर्टल पे कैसे उनको रजिस्टर करेंगे वो सिग्नेटरी मैं को? फॉर्म में बताऊंगा आपको आगे कि उस किसी भी फॉर्म्स के थ्रू आप किस फॉर्म्स के थ्रू आप किसी पर्सन को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, सर उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं? जो राइट्स आपने बोर्ड मीटिंग में दिए हैं, जो राइट्स आपने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करी और जो मीटिंग कंडक्ट हुई, मेंबर्स ने जो भी बोला कि भाई ये सारे राइट्स होंगे, वो पूरे मेंटेन होते हैं आपके रजिस्टर्ड में। ठीक है, मिनट्स बुक्स में। तो ये सारा जो भी राइट्स आपने दिए हैं वो राइट्स उनको मिलेंगे। सर जो भी हम लोग राइट्स कुड बी एनीथिंग। सर जो भी हम लोग बीआर पास करते हैं वो क्या इस पे एमसीए पोर्टल पर वो अपलोड करना होता है? बीआर की कॉपी डालनी होती है, जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। आपने अगर बीआर पास किया ऑथराइज्ड सिग्नेटरी से रिलेटेड तो आपको बीआर अपलोड करना पड़ेगा। आपने अगर बीआर पास किया डॉक्यूमेंट डायरेक्टर रिमूवल से रिलेटेड तो आपको बीआर की कॉपी अपनी डालनी पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग डालते हैं हम। ठीक है, हम जब डालते हैं ना पूरा बोर्ड रेजोल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ द मीटिंग होती है। हाँ जी। कि उस मीटिंग का वो नंबर पॉइंट बताते हैं कि कौन सा पॉइंट में ये बात डिस्कस हुई है और उस पॉइंट को ही मेंशन कर, पूरा नहीं डालते हैं मिनट्स। ठीक है, हम वो पॉइंट डालते हैं। ठीक है, तो जब हम बोर्ड रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, मीटिंग के थ्रू, ठीक है, तो हम फिर वो पॉइंट उसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज के पॉइंट में भी मास्टर डेटाबेस में देख रहे थे। ठीक है, तो ये समझ गए, मास्टर डेटाबेस में सबसे पहले तो कंपनी का आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा, फिर आपके चार्जेस मिलेंगे और फिर मिलेगा इसके करंट डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी कौन है, इसके नाम, किस डेट को ये बिगिन हुआ और किस डेट को इसने एंड किया।
अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना ये वाला पोर्शन पे, तो ये आपको बताएगा कि इसका ये जो डायरेक्टर है, ठीक है, ये और भी किसी कंपनी में क्या एसोसिएटेड है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो ये विंडो खुल गई। अब ये बताया कि जो गोपाल अंशन नाम के पर्सन हैं वो इन कंपनियों में और भी डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किन किन कंपनियों में ये डायरेक्टर हैं। ये तो प्राइवेट लिमिटेड और कोई एलएलपी होगा तो साथ में एलएलपी से रिलेटेड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है इन कंपनियों में ये है और एलएलपी में नहीं। सर ये अंसल बिल्डवेल 2 बार आ रहा है लिखा हुआ, कहाँ रहे? ये अंसल बिल्डवेल लिमिटेड और ये अंसल बिल्डवेल लिमिटेड। तो ये दो अलग अलग कंपनी है ना बेटा? नहीं सर, ये हाँ एक सेकंड रुको, 1983 1980 दोनों के नंबर भी सेम है। ये 2 बार क्यों दे रहा? ये दोनों के नंबर सेम है, होगा उनका कुछ एरर। ये ना मे भी कुछ चेंजेस हुए होंगे इसके, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा। ठीक है, तभी ये दो अलग अलग दिखा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिन नंबर तो एक ही रहेगा, सिन नंबर नहीं बदलता। नाम में क्या सेम है ना, अंसल बिल्डवेल। 2 बार नहीं होता है। कुछ चेंजेस हुए होंगे, हाँ जी। ऐसी चेंजेस होंगे जिसके बाद इनको एक नया सर्टिफिकेट मिला होगा, तो ही ये आ रहा है ऐसे। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है। हाँ जी सर, जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होते हैं वो डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी कंपनी के? एज पर लॉ नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग बन जाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, कंपनी में डायरेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, बट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल कैन बी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर डीन के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है क्या? डिन के 2 प्रोसेस होते हैं नए डिन के। पहली बार जब नई कंपनी बनाओगे तो उस समय डिन अप्लाई होगा, और साथ में जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आपको डिन नंबर मिल जाएगा। और अगर आपका डिन आप किसी पुरानी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूं मैं अंसल बिल्डवेल में डायरेक्टर बनना चाहता हूं और मेरा डिन नंबर नहीं है, ठीक है, तो अंसल बिल्डवेल कंपनी मेरा डिन अप्लाई करेगी, और कोई प्रोफेशनल अप्लाई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से नहीं होगा। जब तक अंसल बिल्डवेल नहीं बोलेगी ठीक है जी इसका डिन नंबर जनरेट कर दो, तब तक डिन नंबर जनरेट नहीं होगा। अच्छा, अगर मेरा डीन किसी कंपनी में डीन है ऑलरेडी, तो मैं दूसरा कंपनी में तो चेंज आप करना तो चाहता हूं। एक दिन यानी कि सारी कंपनियों के लिए वैलिड है। जैसे आपका एक पैन है वैसे ही डिन नंबर भी अच्छा। एक ही होता है। अच्छा अच्छा, अलग से नहीं बनता? नहीं, डिन नंबर एक ही बनता है, एक ही है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना इस पर्सन के एक दिन के अगेंस्ट में इतनी सारी कंपनी में रजिस्टर्ड था, वैसे ये पर्सन है अलग अलग पर्सन है। जैसे सुमन धाविया, ये इन सिर्फ इसी कंपनी में है। तो कोई सर डायरेक्टर अगर चाहे तो हम दूसरे फ्यूचर में कंपनी में रहना नहीं चाहते तो डीन कैंसिल करना चाहते हैं तो हो सकता है? तो सरेंडर ऑफ डिन करना होता है। अगर मान लो डायरेक्टर नहीं रहना चाहते वो एक अलग पॉइंट है, और डिन नंबर ही सरेंडर करना है वो अलग पॉइंट है। डायरेक्टर नहीं रहना चाहते हैं तो रिजाइन करके रिमूवल करा ले। ठीक है, डायरेक्टर नहीं रहना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन करके और DIR 12 फॉर्म फाइल करके रिजाइन करवा ले। ठीक है, रिमूव हो जाए। अच्छा ठीक है, और चाहते हैं कि भाई मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनूंगा ही नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है, तो अपना डिन सरेंडर कर दे। अच्छा सर, एक पूछना था सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आई हैव क्वेश्चन। सर बोल रहे थे एक कंपनी का तो 2 डायरेक्टर से तो होता है, तो कुछ दिन बाद अगर एक डायरेक्टर रिमूव होना चाहते हैं तो वो कंपनी भी तो बंद हो जाएगा ना? जब कंपनी में अगर 2 ही डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर रिमूव होना अगर चाहता है, ठीक है, तो जब तक आप दूसरा पहले अपॉइंट करोगे तभी वो रिमूव होगा। क्योंकि एक डायरेक्टर के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो चलेगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मिनिमम डायरेक्टर शुड बी 2। ठीक है, तो 2 के बिना तो चलेगी नहीं। तो एक तो पहला अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपके पास आए जिसमें 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है, एक डायरेक्टर कहता है कि भाई मुझे जाना है बाहर, अब मैं नहीं रहना चाहता आपके साथ, तो या तो आप पहले किसी को ले आओ, उसके घर वाले में से किसी को, ठीक है, उसको डायरेक्टर बना दो और फिर दूसरे को निकाल दो। ठीक है, पहले ऐड देन रिमूव। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपको कोई पहला वाला बंदा कहता है नहीं मेरे पास तो कोई बंदा है नहीं यार मेरे को, लेकिन ये कंपनी चलानी है, ठीक है, मुझे ये कंपनी चलानी है, तो कन्वर्ट दिस कंपनी इनटू ओपीसी। कन्वर्ट दिस कंपनी इनटू ओपीसी। आप सेम टाइटल से हो जाएगा सर? हाँ, सेम नेम टाइटल से हो जाएगा, सेम नेम से हो जाएगा। आप इस कंपनी को किस में कन्वर्ट कर दो? ओपीसी में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है, कि भाई एक डायरेक्टर जा रहे हैं, मेरे पास और कोई बंदा नहीं है, मैं इसको ओपीसी 1% ही हैंडल करूंगा। ओके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन किसका था? नाहिद का क्वेश्चन सर मेरा तो ये है कि जो डीन है वो वॉलंटरी तो हम इशू नहीं कर सकते ना, जैसे पैन नंबर हम बनवा लेते हैं। नहीं कर सकते। जब कंपनी जनरेट होगी तो कंपनी के थ्रू ही हमारा डीन बनेगा। बिल्कुल, है ना? ठीक है। और किसी का क्वेश्चन था एक? हाँ, एक ये थे ना कोई एग्जाम मैराथन वाले। एग्जाम मैराथन, नाम क्या है आपका? व्हाट इज द नेम? एग्जाम, चलो। तो अगर जैसे इस कंपनी का देखो, मेरा है मान लो ये, ठीक है, तो मैं इन कंपनियों में डायरेक्टर भी हूँ, ये दोनों कंपनियां क्लोज हो चुकी हैं अब, ठीक है, और ये मेरी एलएलपी फॉर्म्स हैं जो चल रही है, ठीक है, तो मैं इन सब में नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टर, सर हाँ जी, क्लोजर दिखता है इसमें सर? किसमें क्लोजर दिखता है? क्लोजर यहाँ से दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लोजर एंड डेट तो डाला नहीं, नहीं तो क्लोजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है, यहाँ नहीं दिखता, बस बिगिन डेट दिखता है, एंड डेट नहीं दिखता, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ये जैसे ये किसका है? मास्टर डेटा डायरेक्टर्स का है, किसी भी डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, व्यू मास्टर डेटा कैसे करना है आपको किसी कंपनी का? जी 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 बिल्कुल, पॉइंट ओके, ठीक। चलो अब हमारा नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या था? डायरेक्टर्स के दिन को डीएससी को एसोसिएट करना, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर किसी डीएससी को यूज कर रहे हो या डीएससी अपडेट कराना है, तो आपको एमसीए सर्विस में जाना है, फिर एसोसिएट डीएससी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन खुल जाएगा एसोसिएट डीएससी का। अब मैं लिखा देखो, प्रोफेशनल ऑफ आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई हैविंग द रजिस्टर्ड डीएससी ऑन एमसीए पोर्टल विथ पैन एंड डिन नंबर आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर द डीएससी विद द रोल एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, ठीक है। जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है इन तीनों में से, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए, सॉरी सीएस, सीए या सीएमए, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना जो रजिस्टर करे एमसीए पोर्टल को, वो एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल करे। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे सीएमए का मुझे रजिस्टर करना है सर इस पे पोर्टल पे, तो सर वो तो नॉर्मल जैसे कोई व्यक्ति उसका जैसे डीएससी बनता है वैसे ही सीएमए का भी बनेगा ना जनरल? डीएससी सेम बनेगा, क्लास 3 हाँ, जैसे उसमें ऐसा नाम तो कुछ मेंशन नहीं करना रहता, सीएमए जो भी नाम है अपने आगे नाम से बना होगा। देखो आपका पैन से आपका डेटा मैच होना चाहिए। जी जी, ठीक है, ओके सर, ओके। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल चूज करो, ठीक है। फिर अपनी डेट ऑफ एनरोलमेंट डालनी है, जैसे मेरी क्या है डेट ऑफ एनरोलमेंट, 20/12, सॉरी 20/12 है, 20/4 मेरी है, 20/4/2012, ठीक है। फिर मेंबरशिप नंबर मेरा है 31731, फिर मेरा सीओपी नंबर भी सेम ही है, तो मैं सेम ही डाल देता हूँ। और मेंबरशिप टाइप यहाँ पे एसोसिएट या फेलो, तो मैं एक फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हूँ, तो मैं नेक्स्ट करके यहाँ से, सॉरी यहाँ इंस्टीट्यूट मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, सर इसमें लॉयर्स, सर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नहीं इसमें सर अपना डीएससी? प्रैक्टिसिंग लॉयर जो डीएससी एसोसिएट करेंगे वो पैन के अगेंस्ट एसोसिएट करेंगे, मैं बताऊंगा उसको प्रोसेस आपको। इसके ऊपर लगता है हमें पूरी क्लास ही लेनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया आईसीडब्ल्यूए, फिर एनरोलमेंट नंबर डाला, ठीक है, फिर आपको अपना मेंबरशिप नंबर डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ बताना आप एसोसिएट मेंबर हो या फेलो मेंबर हो। आपकी जब प्रैक्टिस 5 ईयर्स की हो जाती है तो आप फेलो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो, जब उससे पहले आप एसोसिएट रहते हैं। तो फेलो हो गया मैं, फिर यहाँ नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद मुझे ये सारी डिटेल फिल करनी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल, इस बाद मैं अपना फर्स्ट नेम डालूंगा, ठीक है, फिर लास्ट नेम और मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसे स्लैश में डालना 69, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर आपको अपना इनकम टैक्स पैन नंबर,
ठीक है। Yes, sir. In ठीक है, फिर आपको अपनी ईमेल आई डालनी होती है। फिर यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करना होता है, लेकिन उससे पहले एक काम करना होता है आपको। डीएससी, जब भी आप डीएससी एसोसिएट करोगे तो आपको एक डीएससी वेब स्टॉक इंस्टॉलर डाउनलोड करना होगा और इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सर इसको ई साइनर भी बोलते हैं क्या? हाँ, ई साइनर भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो इसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पब्लिक हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आ रहा है प्री रिक्विजिट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर यूजेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट बता रहा है, मिनिमम आपकी ये सिस्टम होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट ये आपका विंडो 32 या 64 बिट का होना चाहिए, जावा 1.6 JRE या जावा 1.7 या जावा 1.8। जावा एक सॉफ्टवेयर है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। विंडो एक्सेस जो होना चाहिए वो एडमिन पैनल का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और ये पोर्ट आपकी ये छोड़ दो। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको लग रहा है ना ये सारा है, ठीक है। इस पे आप या यहाँ पे चले जाओ, डीएससी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे आपको ये फोल्डर सेव फाइल है जो सेव कर लेना, AM साइनर, ठीक है। और इसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना। ये आपका आ रहा है, इसे आप शो फोल्डर पे क्लिक करना। ये एक जिप फाइल है, यहाँ पे नीचे आ गया मेरे पास, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये नीचे फोल्डर आ गया बनके, इसे ओपन करना। और ये जो सेटअप फाइल है इसे आप राइट क्लिक करके, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। या डबल क्लिक भी कर सकते हो या एडमिन राइट देके इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करो। नेक्स्ट, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं सिंपली इसको रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं रिपेयर कर रहा हूँ, बता आपने में जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आप में ये आएगा कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन जाएगी। ये जावा फॉर्म है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट। ध्यान रखना EM साइनर के लिए जो जावा के वर्जन बताए हैं वो आपके जावा इंस्टॉल होने चाहिए सिस्टम में, तभी वो आपका EM साइनर काम करेगा, अदरवाइज आपका EM साइनर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने EM साइनर आपके इंस्टॉल हो गए। अब इसे EM साइनर जब आपका इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोसेसर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको EM साइनर ऑन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखो मेरा EM साइनर ऑन नहीं है, ठीक है। तो आपको EM साइनर ऑन करने के लिए अपने सर्च बार में लिखना है EM साइनर, ठीक है। ये EM साइनर आ गई और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड करना है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यस करोगे, इस तरह से आपका आएगा 1 फाइल कॉपी, ओके हो जाएगा। EM साइनर सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे विंडो के राइट हैंड साइड कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में ये EM साइनर का विंडो आ गया। इसे आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो आपका दिखाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू ऑलमोस्ट हेयर। यहाँ से आप हाइड सर्विस कर सकते हो, स्टॉप सर्विस कर सकते हो, तो हाइड सर्विस कर देना। तो ये प्रोसेस है DSC एसोसिएट करने से पहले EM साइनर का, ठीक है, जो कि आपको करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप सिस्टम में DSC लगा के अटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर एक प्रॉब्लम था, जैसे सर कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से ही फॉर्म फिल नेम अप्रूवल और सारी चीजें MOA कर लेते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स का सिर्फ खाली डिजिटल सिग्नेचर चाहिए रहता है ऑथराइज करने के लिए। सर तो उस केस में कैसे होगी चीजें सर? तो उस केस में जैसे कि आपने सपोज करो मैं एक नॉन प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, मुझे मैं CA में नहीं हूँ और मेरे को पता है कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, मैंने करा हुआ है, ठीक है जी। अब मैंने अपने यूजर ID पासवर्ड बनाया, सब कुछ बना लिया और यहाँ से MCA सर्विस में जाके स्पाइस फॉर्म पूरा फिल कर दिया, ठीक है। जी जी। स्पाइस फॉर्म फिल करके मैंने आपकी जिससे प्रोफेशनल से साइन करवाने थे उससे पहले ही बात कर ली थी और उस प्रोफेशनल की डिटेल भी डाल दी मैंने, ठीक है। अच्छा जी उस सर। प्रोफेशनल की डिटेल तो मैं डालूंगा ना, जैसे मैंने जी आपसे सर। बात कर लिया कि भाई सपोज आप प्रोफेशनल हो,
तो आपसे मैंने बात कर ली कि भाई आपका मेंबरशिप नंबर मुझे बता दीजिए, कितना आप कितने पैसे लेंगे और मेंबरशिप नंबर। उसने अपना मेंबरशिप नंबर बता दिया, अपना जी। फॉर्म की डिटेल बता दिया, फॉर्म मेंबरशिप नंबर बता दिया, ठीक है। जी। मैंने फॉर्म में आपका मेंबरशिप नंबर डाल के, ठीक है, और फॉर्म को पूरा फिल करके नीचे डाउनलोड कर लिया फॉर्म। फॉर्म को जी। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टर के डीएससी लगा दिए, और वो फॉर्म जी। इसको आपको सर्टिफाई करना था, स्पाइस जी। 32, ठीक है, एमओए और एओए, ये 3 फॉर्म सर्टिफाई होते हैं। तो ये 3 फॉर्म मैंने आपको भेज दिए कि भाई ये अपनी डीएससी वहां फॉर्म में लगा के और आप इसे मेरे को सेंड कर दो वापस, ठीक है। जी। डीएससी आप लगा दोगे, मेरे को वापस आप मेल पे सेंड कर दो, वो फॉर्म मैं इसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक यस है। सर। आप क्या करोगे, आप अगर पहली बार काम कर रहे हो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, आपका जी। पहली मतलब आप एक प्रोफेसर हो, पहली बार आपने डीएससी बनवाया है, तो उसको आप जी। एमसीए सर्विस में जाके एसोसिएट डीएससी, एसोसिएट, ओके यहाँ सर। पे आप अपना डीएससी एज ए प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल पहले रजिस्टर करोगे, ओके सर। क्लियर है। उसके जी सर। बाद फिर आपके ने जो मुझे फॉर्म में डीएससी लगा के दिए हैं तभी मैं वो अपलोड कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे डीएससी का एरर आएगा, जी सर। ठीक है। तो तो ये सर वो अपलोड कैसे करेंगे सर, वो आप अगली क्लास में वो बताएंगे। तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा ना, अपलोड कैसे जी करना है सर। फॉर्म्स वगैरह को, जब हम प्रैक्टिकली जी देखेंगे सर। पूरा फॉर्म कैसे अपलोड होता है, जी ठीक है। सर। जी। ठीक है, तो एमसीए सर्विसेज में हमने अभी देखा कि जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं वो यहाँ से जाते हैं और फिर अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी किया था, आपको बताया था करके, ये आपको ऑलरेडी फिल आएगा, जैसे मैंने अभी फिल किया हुआ है, तो ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, और फिर नंबर, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सब कुछ वर्किंग, आपने ईएम साइनर भी इंस्टॉल कर रखा है, जावा भी सब कुछ ठीक काम कर रहा है, बट जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका ईएम साइनर ओपन नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करना कि ब्राउजर बंद करके किसी दूसरे ब्राउजर पे ट्राई करना पहले चीज, तो ठीक है। या तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ट्राई करना, मेनली इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू हो जाता है काम, ठीक है। या फिर गूगल क्रोम पे ट्राई करना, या उसमें अगर फिर भी नहीं हो तो एक बार सिस्टम को शट डाउन कर देना। शट डाउन करने के बाद 10 मिनट तक सिस्टम को एटलीस्ट छोड़ देना शट डाउन मोड में, और फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप पूरा फॉर्म फिल करके सिलेक्ट सर्टिफिकेट जब करोगे तो देखो यहाँ पे मेरा नीचे यहाँ पे ये ऑन हुआ, ठीक है, ये ऑन हुआ ना, स्मार्ट कार्ड सर्विसेज, मैं इसको ओके करूंगा। अब देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, स्मार्ट कार्ड कैन नॉट परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन रिक्वायर्ड डिफरेंट स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इशू आएंगे, ये अभी क्या हुआ है कि एक चीजें हुई हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जो ईएम साइनर ने क्या किया, यो अभी सिफी ने या ई मुद्रा ने क्या किए, अपने टोकन अपडेट किए, तो उसके 2.0 वाले वर्जन ही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा एरर आया जो ईएम साइनर नहीं स्टार्ट हो पा रहा आपका, तो आपको अपना टोकन अपडेट भी कराना पड़ सकता है। ये थोड़ा एरर आ रहा है इसमें, चलो इसको फिर नेक्स्ट मैं इसको एरर दूर करता हूँ। ये एरर, हाँ इस तरह से देखो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा, ओके बार बार करोगे और जब अपना अपडेट कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे आपके डीएससी के नाम होंगे, तो यहाँ पे डीएससी नाम करके साइन कर देना। जब साइन करोगे तो उसके बाद इसे आप फाइनली
सबमिट करोगे तो आपका डीएससी एसोसिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक डायरेक्टर का करके दिखाता हूँ। किसी भी अगर कोई आपके पास डायरेक्टर है, ठीक है, जैसे मेरे ये डायरेक्टर हैं कंपनी के, इनका हमने नया डीएससी बनवाया है, ठीक है, कंपनी तो पुरानी है बट हमने इसका जो डीएससी बनवाया है वो नया बनवाया है। ठीक है, अब ये कंपनी के की डिटेल है, इसमें से मैं डायरेक्टर का डिन नंबर ले रहा हूँ, ये डायरेक्टर, ठीक है, अमरजीत सिंह, ठीक है। एमसीए सर्विस में जाके एसोसिएट डीएससी, उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना था, डायरेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टर का डिन नंबर, ठीक है, फिर डिन नंबर डालने के बाद आपको एक टैब प्रेस करना है। वो आपसे बोलेगा कि अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है और उसका डीएससी ऑलरेडी अपडेटेड है तो आपको बोलेगा ये डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक डीएससी, तो क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हो? अगर करना चाहते हैं तो इसे आप Yes. यस करोगे, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन का आपको नाम डालना है, ठीक है, एज पर देयर पैन, और साथ में एज पर देयर जो मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अपडेटेड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना जो डेटा मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अपडेटेड है वही डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कभी कभी होता है कि हमने डायरेक्टर बनाया था पहले, उसके बाद उसके नाम में कोई चेंजेस हुए हैं, कंपनी के नाम में नहीं, डायरेक्टर के नाम में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो पहले आपको डेल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर्म होता है अपडेशन का फॉर्म, उसे फाइल करना पड़ेगा, तभी आप ये अपडेट कर पाओगे। तो मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर इसका फादर फर्स्ट नेम, रविंदर सिंह, ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डालनी है। मैं ये ईमेल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उस पर्सन की ईमेल आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे, आई डिक्लेयर कंफर्म दैट, और यहाँ से इसका सर्टिफिकेट सिलेक्ट करोगे। अब ये बोल रहा है ना प्लीज स्टार्ट ईएम साइनर, तो मेरा ये मैंने ईएम साइनर स्टॉप कर दिया था, तो मैं यहाँ से ईएम साइनर को स्टार्ट करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वेट करना, यहाँ मेरा ईएम साइनर स्टार्ट हो गया है, मैं इसको देख सकता हूँ यहाँ से ओपन करके कि मेरी सर्विस बिल्कुल स्टार्टेड। अब यहाँ से मैं प्रेस करूंगा सिलेक्ट सर्टिफिकेट। सर इसके अंदर डीएससी अपना पहले से लगा हुआ है ना, तब ये काम करना है ना? डीएससी लगा हुआ है तभी काम जी करेगा। जी ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास आएगा इसे बार बार आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैंसिल करके आ गया। अब मेरे पास आ गया ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको एरर दिखता है तो बार बार कैंसिल करना, अदरवाइज एरर कभी नहीं होगा तो डायरेक्टली ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है, फिर इसे साइन करना है, और इसमें जो पब्लिक की है वो इसे मतलब आपका जो पब्लिक की पासवर्ड का आपका जो पासवर्ड है उसे डालना है यहाँ पे। ये डीएससी का पासवर्ड है, ठीक है। इसे अब ये आ गया ना, यहाँ पे देखो लिख के आ गया मर्जी ये, तो इसे आप सबमिट कर दो। सबमिट करते के बाद ऑप्शन आ जाएगा, विंडो आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डीएससी एज ए डायरेक्टर विद डिन और डिपिन 0757188। क्लियर है? तो ये वाला आपने काम करना है जब भी आप किसी पुराने डायरेक्टर्स का नया डीएससी बनवा रहे हो। तो ये जब तक एसोसिएट नहीं करोगे तब तक आप उससे रिलेटेड किसी फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हो जहां पे भी आपने उसका सिग्नेचर यूज किया। ठीक है, तो अभी आज वाली क्लास अभी यही पर खत्म करें। एक हमारे 2-3 पॉइंट रह गए क्योंकि ये लंबा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट लंबा है, इसके लिए पूरी क्लास लगती है। यस सर, व्यू कैसे करते हैं। ठीक है सर मैं अपना एक डाउट पूछ लूं? हाँ डाउट पूछ लो, चलो डाउट। सर जो पैन कार्ड सरेंडर करते हैं ना सर, पैन कार्ड,
ठीक है। जी, 2 पैन कार्ड रहते हैं तो जो सरेंडर करना रहता है उसको सरेंडर कर दिया, बट वो अभी भी इनकम टैक्स की साइड से और जो दूसरी साइड से रहती है जहाँ पे डबल पैन कार्ड शो करता है, तो सर वहां पे शो कर रहा है वो, तो अब इसका क्या प्रोसेस है सर आगे? मिनिस्ट्री की साइड से आप बोलोगे सरेंडर है तो डिलीट करो, आप मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हो इसके लिए, इनकम टैक्स को ना। नहीं सर, जो प्रोसेस रहती है उनकी करेक्शन वाली सरेंडर करने की, वो तो हमने पूरी कर दी आपने है। सरेंडर कर दिया बट जी, डिलीट नहीं हुआ ना डेटा भी। तो डिलीट के लिए सर क्या करना पड़ेगा फिर? डिलीट के लिए देखो ये पॉइंट क्या है, डिलीट का पॉइंट क्या है, डिलीट के लिए तो आप इनकम टैक्स को एक लेटर दे सकते हो जो आपका रेस्पेक्टिव वार्ड है, ठीक जी। है। वार्ड में लेटर दे आओ कि हमने अपना पैन डुप्लीकेट पैन सरेंडर कर दिया था, और हम्म। वहां से सरेंडर आ गया, वो सरेंडर दिखा रहा है। सर सरेंडर नहीं दिख, सर सरेंडर मतलब ऐसा है कि जैसे 2 सरेंडर कराए थे मैंने, तो उसमें इनकम टैक्स से मैसेज आ गया मेरे को ईमेल पे कि आपको जो जो पैन अलॉट हुआ है अब ये है वो, लेकिन ये नहीं आया कि डिलीट कर दिया है आपका या दूसरा पैन तो हटा दिया ये। डिलीट जनरली डिलीट ऐसे नहीं होता। जी आप कोई भी चीज सरेंडर करोगे तो उसका ये वहां से डेटाबेस से डिलीट थोड़ी होगा। जी पैन तो हमेशा 2 या 3 ही होंगे आपके, भाई ये है, जी लेकिन जी 2 आएंगे कि ये सरेंडर्ड है। जी तो दिन का जैसे दिन नंबर आप लेते हो, ठीक है, जी। वो दिन को सरेंडर करा दोगे तो वो स्टेटस दिन का दिखाएगा सरेंडर्ड। तो सर जैसे जो भी डेटा क्लाइंट है तो डिलीट सर नहीं उनका, जी क्लाइंट है उनका काम नहीं हो रहा, अभी भी उनको 2 शो कर रहा है, तो उनको अब क्या बोलना चाहिए कि अगर आप 200 हो एप्लीकेशन दें? रहा है तो जो वो यूज करते हो वो करो, और जो आपने सरेंडर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करी हो वहां से जो अप्रूवल आया कि जी आपका सरेंडर कर दिया गया है, या मेल जो भी आई है, उस मेल की कॉपी हमेशा उसके साथ अटैच करा करो। जी जी। सर वो तो एक फॉर्म बाद में डाउनलोड होता है, पीडीएफ, और वो मेल दोनों मैंने भेज दिए बट उनका काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए पूछ रहा सर आपसे। ये लेकिन उस किस रीजन से डुप्लीकेट हुआ था? बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि लोन अप्लाई पहले किया था, लोन डिफॉल्ट हो गए थे, फिर दूसरा पैन बनवा लिया, ठीक है। जी तो अगर ये वाला केस है तो बैंक को तो पता है ना भाई किस कारण से हुआ था, तो जी इसलिए सर। वो काम नहीं करेंगे। जी क्योंकि अगर कोई सिविल में आ रहा है, सिविल डिफॉल्टेड है, देखो मेरा पैन है, मैंने सिविल का भी डिफॉल्ट किया था और उसके चक्कर में मेरे को लोन नहीं मिला था, मैंने नया पैन अप्लाई कर दिया, पैन तो जी बन गया थोड़ा बहुत डेटा चेंज हम्म। करके, ठीक है। जी लेकिन उसका क्या हुआ, जब भी मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ मेरे 2 पैन से होते हैं, अब एक को हम्म। पैन को मैंने सरेंडर कर दिया, बाद वाले पैन को, ठीक है, या जी पहले वाले को, तो हम्म। लोन में जो क्रेडिट ऑफिसर बैठा उसको तो पता है ना कि भाई किस रीजन से हुआ था, यानी कि जी आपने सर। बिल्कुल डिफॉल्ट की थी, आपने नॉर्मल डिफॉल्ट नहीं था, आपने हम्म। बिल्कुल डिफॉल्ट किया था, इसलिए हम आपको लोन नहीं देंगे, जी ठीक है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि भाई अभी अभी तो यही कर देना कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन लगाओ तो यहाँ पे वो पैन सरेंडर का जो वहां से आपके पास आया है कि भाई मैंने पैन सरेंडर कर दिया और विद स्टेटमेंट की ये पैन क्यों बना था गलत, ठीक है, जी। तो अप्रूव करेंगे। सर तो डिपार्टमेंट को वो जो जो अपने पास डॉक्यूमेंट है उसके साथ एप्लीकेशन अटैच करके भेज दे उनको। हाँ जी, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। हमारी ना क्लास थोड़ी सी ये मुझे लगता है थोड़ी लंबी क्लास चलेंगी क्योंकि मैं डिटेल में जा रहा हूँ एक एक चीजों के, ठीक है। तो जैसे आज हमने बस अभी ये देखा और मास्टर डेटाबेस देखा, तो अभी जी एक सर। दो क्लास हम पोर्टल में बड़ी सारी फीचर्स हैं जो हम यूज नहीं करते हैं और जिसका हमें आगे काम आ सकता है, जी ठीक है, सर। अपने वर्क में। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी प्रेशर है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का 2-3 कंपनियां पेंडिंग पड़ी हैं, ठीक है। दे आर की भाई सेइंग कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, तो मैं चाह रहा था कि ये क्लास में हो जाए। तो एक बार सैटरडे को भी हम क्लास लेंगे, सैटरडे को बिल्कुल क्लास लेंगे। सैटरडे का जी टाइम सर। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम, ठीक है। ओके सर, थैंक यू बट सर। सैटरडे को क्लास लेंगे ताकि हम एमसीए पोर्टल को कंप्लीट कर पाए, और नेक्स्ट जो ये है कमिंग वीक उसमें हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन को स्टार्ट कर दें। सर ओके सर। हेलो गौरव सर, हम्म। सर वो जो बाकी क्लास वो जीएसटी वगैरह के वो हैं वो सब होंगे, वेट करो थोड़ा सा, जीएसटी थोड़ा सा time जीएसटी जी में ना इनपुट का थोड़ा पंगा आ रहा है, इनपुट का हाँ, अगर आप जीएसटी क्लास क्लासेस लेते जो ना। इनपुट की बची है ना फ्रीबी को लेके हाँ सारी, जी मैं सर। कंप्लीट कराऊंगा। सर कल मैं वो FSSAI की क्लास देख रहा था रिकॉर्डेड, तो सर उसमें सब में एक ही वीडियो चल रहा है आपका। एक ही वीडियो चल रही है? जी सर, सेंट्रल वाले में चल रहा है आपका वीडियो, और जो बेसिक वाला उसमें भी वही सेम वीडियो चल रहा है, और स्टेट लाइसेंस वाले में वीडियो ही नहीं चल रहा है, जो मतलब पहले से रिकॉर्डेड है ना, प्री रिकॉर्डेड। देखता हूँ क्योंकि उसमें जी अलग सर। अलग दो क्लासेस हुई है, अलग से मैंने रजिस्ट्रेशन अलग से बताया था, स्टेट लाइसेंस अलग से बताया था। जी सर। आई हैव वन डाउट। हाँ जी, पूछो सर डाउट। हमको, सर लॉयर का डीएससी कैसे हम करेंगे यहाँ पे एसोसिएट? यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। एसोसिएट जाओ और यहाँ हाँ। पे अपने आप को यहाँ यूज करो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है, यहाँ पे आपके पैन आएंगे, पैन की डिटेल आएगी, ठीक है, ये पैन से रिलेटेड डिटेल सारी चीजें। सर मैं कह रहा हूँ एडवोकेट का डीएससी कैसे हम करेंगे उसके अंदर? बताता हूँ, एडवोकेट अपने आप को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ पे पैन से कर सकते हैं। तो सर यहाँ तो बिना कोई जो एडवोकेट नहीं है, कोई मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन है, डिग्री होल्डर है, वो भी डाल सकता है क्या? वो डाल सकता है, लेकिन उसका मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा ना उसको आगे। आप जब फॉर्म, ये जब मैं आपको फॉर्म समझाऊंगा ना, जी किसी का देखो आप में से लॉयर भी है ना? यस सर, मैं खुद लॉयर हूँ सर। हाँ, तो क्या नाम है आपका? आपका नाम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आ रहा है, क्या नाम है आपका? सौरभ। 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 तो आप एक काम करना, आपका डीएससी वगैरह है ना? जी डीएससी है ना? तो आप ना, हम मंडे को जब इनकॉर्पोरेशन सीखेंगे तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में आपका डीएससी कहाँ लगता है। जी 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 ठीक है, और उसको कैसे एसोसिएट कर लेना। जी सर। ठीक है, तो पहले आपके डीएससी को हम एसोसिएट करेंगे और फिर उसको जी लगाएंगे। जी जी सर। ठीक है, जी चलो फिर आज की क्लास खत्म करूं। जी सर।